आज एक और किताब के साथ हम और आप एक नई यात्रा पर चलने वाले हैं। हमेशा की तरह किताब का मूल विचार, उसकी मौलिकता और उसके लिखने में की गई मेहनत का सम्मान करते हुए हम आपके सामने रखेंगे। किताब का नाम है इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत। इसे लिखा है दिलीप सिन्हा जी ने, जो भारत के पूर्व राजनायक भी रह चुके हैं, और इसे छापा है मैकमिलन ने। तिब्बत को अक्सर एक धार्मिक, दूरस्थ और अलग थलग पड़े भूभाग के रूप में देखा गया है। ये छवि आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। तिब्बत की समस्या यही रही है कि या तो उसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाया गया है या बहुत ही सरलीकृत। वास्तविकता में तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ भूभाग, पहचान और सत्ता के प्रश्न हमेशा एक दूसरे से उलझे रहे हैं। हिमालय और कुनकुन पर्वतमालाओं के बीच फैला तिब्बती पठार औसतन 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये केवल ऊंचा भूभाग नहीं है, बल्कि एशिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरचनाओं में एक है। इसी पठार से एशिया की लगभग सभी प्रमुख नदियां निकलती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से, हुआंगहो, साल्वीन और मेकांग जैसी नदियां अलग अलग सभ्यताओं की जीवन रेखा हैं, लेकिन उनका स्रोत एक ही क्षेत्र में स्थित है। इसलिए तिब्बत को केवल एक सीमावर्ती इलाका नहीं माना जा सकता। ये एक ऐसा भूभाग है जिसका प्रभाव उसके बाहर बहुत दूर तक फैलता है। ये भूगोल अपने आप में राजनीतिक है। तिब्बत में ये सवाल कभी केवल ज़मीन का नहीं रहा कि वो किसके नियंत्रण में है, बल्कि ये भी रहा कि पानी के स्रोत किसके हाथ में है और नीचे रहने वाले समाज किस पर निर्भर होंगे। आधुनिक समय में इसे जल सुरक्षा और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम राजनीति कहा गया, लेकिन इसका महत्व बहुत पहले से मौजूद था। तिब्बत की ऊंचाई ने उसे सैन्य दृष्टि से बहुत कठिन बनाया, लेकिन उसी ऊंचाई ने उसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भी बना दिया। भूगोल के साथ साथ पहचान का प्रश्न भी उतना ही जटिल रहा है। तिब्बती लोग अपने क्षेत्र को बोध कहते हैं। ये नाम उनके लिए केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि आत्म परिभाषा का आधार भी है। इसके विपरीत तिब्बत नाम बाहरी दुनिया द्वारा दिया गया है। ये शब्द तुर्की, ईरानी, अरब स्रोतों में प्रयुक्त तिब्बत से विकसित माना जाता है। चीन में इसे तूफान कहा गया और बाद में शिनजांग कहा जाने लगा। भारत में ये तिब्बत बना और अंग्रेज़ी में ये तिब्बत। नामों का ये इतिहास केवल भाषाई परिवर्तन नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि किसी भूभाग को देखने का अधिकार किसके पास रहा है। जिस समाज के पास नामकरण की शक्ति होती है, उसके पास अक्सर कथा गढ़ने की शक्ति भी होती है। चीन के संदर्भ में ये बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में यही नाम और शब्द राजनीतिक दावों का आधार बनने लगे। चीनी स्रोतों में प्रयुक्त तूफान शब्द को लेकर यह तर्क दिया गया कि इसकी ध्वनि तिब्बती आत्मनाम बोध से मिलती है। चीन का शब्द तूफान 2 अक्षरों से बना है, तू और फान। कुछ चीनी विद्वानों ने फान का एक दूसरा उच्चारण पो माना और कहा कि इसकी ध्वनि बोध शब्द से मिलती है, वही बोध शब्द जिससे तिब्बत स्वयं को पुकारता था। प्रारंभ में ये केवल ध्वनि की समानताएं थीं, लेकिन बाद में इसी समानता को ऐतिहासिक निकटता के प्रमाण की तरह प्रस्तुत किया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ भाषा इतिहास का प्रमाण नहीं बनती, बल्कि इतिहास को गढ़ने का उपकरण बन जाती हैं। आधुनिक चीन द्वारा प्रयुक्त शिनजांग नाम भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये नाम तिब्बत के केंद्रीय क्षेत्र त्सांग से लिया गया, लेकिन पूरे तिब्बत को उसी नाम से संबोधित किया जाता है। ये एक प्रशासनिक सुविधा से अधिक है। इससे यह संदेश जाता है कि क्षेत्र की परिभाषा केंद्र तय करेगा, ना कि वो समाज जो वहाँ रहता है। इसी भाषा नीति का विस्तार तब दिखता है जब अरुणाचल प्रदेश को ज़ेंगनान या दक्षिण तिब्बत कहा जाता है। यहाँ शब्द केवल वर्णन नहीं कर रहे, बल्कि दावा भी कर रहे हैं। भाषा और लिपि का प्रश्न इस बहस को और गहरा करता है। तिब्बती भाषा को अक्सर साइनो तिब्बतन परिवार में रखकर ये संकेत दिया जाता है कि वो चीनी भाषा के ज़्यादा निकट है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तिब्बती भाषा की संरचना, व्याकरण और ध्वनात्मक प्रणाली चीनी से मौलिक रूप से भिन्न है। और सबसे निर्णायक अंतर लिपि का है। तिब्बती लिपि वर्णमाला आधारित है और उसका संबंध ब्राह्मी परंपरा से जोड़ा जाता है, जबकि चीनी लिपि चित्रात्मक यानी कि पिक्टोरियल है। लिपि केवल लिखने का माध्यम नहीं होती,
वो सांस्कृतिक उत्पत्ति और बौद्धिक परंपरा का संकेत भी देती है। यही कारण है कि तिब्बती लिपि को अक्सर तिब्बत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता के सबसे ठोस प्रमाणों में गिना जाता है। इसी सांस्कृतिक ढांचे के भीतर बौद्ध धर्म तिब्बत में विकसित होता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म केवल धार्मिक आस्था नहीं बनता, बल्कि धीरे धीरे राज्य व्यवस्था का आधार भी बन जाता है। सांगसेन गाम्पो के काल में नेपाल और चीन की राजकुमारियों से विवाह, लासा के जुखांग मठ का निर्माण, भारतीय विद्वानों को आमंत्रित कर लिपि और ग्रंथों का अनुवाद करवाना, ये सब दिखाता है कि तिब्बती राज्य अपनी वैधता कई दिशाओं से ग्रहण कर रहा था। ये कोई एक तरफा सांस्कृतिक प्रवाह नहीं था, बल्कि चयनात्मक और संतुलित संपर्क था। एक बात यह कि एंशिएंट समय में चीन पर तिब्बत के दावे का आधार भी इन्हीं तोड़े मरोड़े तथ्यों से निकलते हैं। चीन का दावा है कि राजकुमारियां विवाह उपरांत तिब्बत अपने ग्रंथ ले गईं, जिससे असभ्य लोगों तक संस्कृति पहुंची, और दूसरा कि एक राजकुमारी एक अष्टधातु की मूर्ति भी ले गई, जिसे लासा के जुखांग मठ में रखा गया, और इससे एक नई सभ्यता की नींव पड़ी। बहरहाल बात पर लौटते हैं। समय के साथ तिब्बती बौद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए। न्यांगमा, काग्यू, साक्य और गीलगू परंपराएं केवल धार्मिक धाराएं नहीं थीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रवाह के केंद्र भी थे। इससे तिब्बती समाज में बहुलता बनी रही, लेकिन साथ ही साथ सत्ता के अनेक केंद्र भी उभरते गए। ये बहुलता आगे चलकर तिब्बत की ताकत भी बनी और उसकी कमजोरी भी। यहीं से तिब्बत और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बीच पहला बुनियादी टकराव दिखाई देता है। तिब्बत कभी आधुनिक अर्थों में एक केंद्रीकृत राष्ट्र राज्य नहीं रहा। उसकी संप्रभुता धर्म, परंपरा और नैतिक आधार पर आधारित थी, न कि स्थायी सीमाओं और स्थायी सेनाओं पर। ये व्यवस्था उस समय तक कारगर थी जब दुनिया भी इसी प्रकार के संतुलनों पर चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक साम्राज्य और राष्ट्र राज्य प्रणाली उभरने लगी, तिब्बत उस भाषा में पीछे छूटने लगा। वो अपनी पहचान को जिस ढंग से समझता था, वही ढंग धीरे धीरे बाहरी दुनिया के लिए असमझ बनता चला गया। यही वो बिंदु है जहाँ तिब्बत की कहानी एक सांस्कृतिक इतिहास से निकलकर राजनीति संकट की ओर बढ़ने लगती है। दूसरे शब्दों में इसे ऐसा कहा जा सकता है कि तिब्बत कोई साधारण भूभाग नहीं था, और ना ही उसकी राजनीतिक संरचना आधुनिक अर्थों में राज्य जैसी थी। उसकी संप्रभुता धर्म, परंपरा और सामाजिक स्वीकृति पर टिकी थी। ये व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही, लेकिन जैसे ही तिब्बत का सामना संगठित सैन्य शक्तियों से हुआ, उसकी सीमाएं भी उजागर होने लगीं। इसी बिंदु पर धर्म और सत्ता का रिश्ता मूल रूप से बदलता है। मध्य एशिया के घास के मैदानों से उठी मंगोल शक्ति ने पूरे यूरेशिया की राजनीति को हिला दिया। मंगोल साम्राज्य की विशेषता केवल उसकी सैन्य क्षमता नहीं थी, बल्कि उसकी गति और विस्तार की प्रकृति भी थी। तिब्बत मंगोलों की प्राकृतिक योजनाओं में कोई केंद्रीय लक्ष्य नहीं था। वो ना तो समृद्ध कृषि का क्षेत्र था और ना ही व्यापारिक केंद्र। लेकिन तिब्बत के पास वो था जिसे मंगोल शासकों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, यानी राजनीति और नैतिक वैधता। मंगोल सत्ता तलवार के बल पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए केवल सैन्य बल पर्याप्त नहीं था। एक विशाल और विविध साम्राज्य को जोड़ने के लिए वैचारिक आधार की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मंगोल शासकों की दृष्टि तिब्बती बौद्ध धर्म की ओर गई। तिब्बती मठ केवल धार्मिक संस्थाएं नहीं थे, वो शिक्षण, प्रशासन और सामाजिक संगठन के केंद्र भी थे। मंगोलों ने जल्दी ही समझ लिया कि इन संस्थाओं को नष्ट करने के बजाय उनका उपयोग करना अधिक लाभकारी होगा। 1240 के दशक में मंगोलों का तिब्बत में प्रवेश केवल सैन्य घटना नहीं रही। इसके बाद जो संबंध विकसित हुआ उसे तिब्बती परंपरा में चो योन कहा जाता है, यानी कि गुरु और संरक्षक का संबंध। इस व्यवस्था में तिब्बती लामा धार्मिक मार्गदर्शन और वैधता प्रदान करते थे, जबकि मंगोल शासक सैन्य संरक्षण और राजनीतिक समर्थन देते थे। ये संबंध औपचारिक अधीनता का नहीं था, लेकिन ये पूर्ण समानता का भी नहीं था। ये एक व्यवहारिक समझौता था, इसमें दोनों पक्षों को तात्काल लाभ दिया। साक्य पंडित और गोदान खान के बीच स्थापित संबंध इस व्याख्या का पहला स्पष्ट उदाहरण था। साक्य पंडित उस समय तिब्बत के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक विद्वानों में से एक थे। जब मंगोल शासक गोदान खान ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया
तो ये केवल धार्मिक आमंत्रण नहीं था, इसके पीछे साफ राजनीतिक सोच भी थी। गोदान खान समझता था कि यदि तिब्बत के धार्मिक नेतृत्व को सीधे नष्ट करने के बजाय उसका साथ लिया जाए तो तिब्बत को नियंत्रित करना कहीं ज़्यादा आसान होगा। साक्य पंडित के लिए भी ये मुलाकात केवल दबाव का परिणाम नहीं था। तिब्बत उस समय मंगोल हमलों से जूझ रहा था और उनके सामने ये प्रश्न था कि पूर्ण विनाश से बचने का रास्ता क्या हो सकता है। इसके बाद कुबलाई खान के काल में ये संबंध और ज़्यादा संस्थागत रूप लेते गए। आगे युहान वंश की स्थापना के साथ मंगोल शासन ने खुद को केवल विजेता नहीं बल्कि एक वैध साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। इस नए साम्राज्य में तिब्बती बौद्ध धर्म को विशेष स्थान दिया गया। ये कोई सामान्य धार्मिक संरक्षण नहीं था, बौद्ध धर्म को सत्ता की भाषा में शामिल किया गया था। मंगोल शासक अब केवल तलवार से नहीं बल्कि धर्म के सहारे भी शासन करने लगे। चोग्याल फाकपा इसी प्रक्रिया का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। वे केवल कुबलाई खान के आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, उन्हें साम्राज्य की वैचारिक दिशा तय करने की भूमिका दी गई। उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों को प्रशासन और सत्ता के साथ जोड़ने का काम किया। उनके प्रभाव से तिब्बती बौद्ध धर्म मंगोल शासन की वैधता का आधार बन गया। यहाँ पहली बार देखा जा रहा था कि तिब्बती धार्मिक संरचना किसी बाहरी साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली से सीधे जुड़ जाती है। एक बात यहाँ गौर करने की ये है कि ये सभी शासक चीनी इतिहास में बारबेरियन थे, जिनकी चीनी स्थानीय शासकों यानी कि हान लोगों से गहरी शत्रुता थी। एक तरफ इनके तिब्बत से संबंधों को चीन के संबंध बताकर तिब्बत पर अपना क्लेम भी करता है, दूसरी तरफ इन बारबेरियन को आउटसाइडर्स की तरह भी देखता है। बहरहाल हम अपनी बात पर लौटते हैं। तिब्बत और मंगोल की इस गुरु और संरक्षण व्यवस्था ने तिब्बत को तत्काल सुरक्षा तो दी, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम बहुत जटिल थे। मठों की शक्ति बढ़ने लगी और धार्मिक संप्रदाय राजनीतिक प्रभाव के केंद्र बन गए। जैसे जैसे मंगोल साम्राज्य कमज़ोर पड़ा, इस संतुलन भी टूटा। बाहरी संरक्षण के कमज़ोर होते ही तिब्बत के भीतर मौजूद प्रतिस्पर्धाएं और गुटबंदियां खुलकर सामने आने लगी। धर्म, जो पहले एक सामाजिक एकता का माध्यम था, अब सत्ता संघर्ष का उपकरण बनने लगा। दरअसल यही वो समय है जहां तिब्बत की निर्भरता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तिब्बती राजनीतिक व्यवस्था अब एक धारणा पर टिक गई थी कि स्थिरता के लिए बाहरी संरक्षण आवश्यक है। ये धारणा बाद के कालों में बार बार दोहराई भी गई। 16वीं शताब्दी में गेलुक परंपरा का उदय इसी पृष्ठभूमि से हुआ। गेलुक संप्रदाय ने अनुशासन और केंद्रीकरण पर जोर दिया, जिससे धार्मिक व्यवस्था अधिक संगठित हुई। लेकिन इसके साथ ही उसने मंगोल संरक्षकों के साथ अपने संबंध और गहरे कर लिए। 1578 में सोनम ग्यात्सो को मंगोल शासक अल्ताई खान द्वारा दलाई लामा की उपाधि दी जाना इसी प्रक्रिया का निर्णायक क्षण था। ये उपाधि केवल सम्मान नहीं थी, ये एक राजनीतिक लेन देन का संकेत थी। मंगोल शासक को धार्मिक वैधता मिली और तिब्बती नेतृत्व को सैन्य समर्थन। लेकिन इस बार निर्भरता और भी गहरी हो गई। चौथे दलाई लामा का मंगोल वंश से होना इस तथ्य को उजागर करता है कि तिब्बती धार्मिक सत्ता अब बाहरी राजनीतिक संरचना से अलग नहीं रही। एक बात यह कि आज चीन ये दावा करता है कि मंगोल शासक अल्ताई खान को चीनी हान शासकों ने दलाई लामा की उपाधि देने को कहा, लेकिन यह दावा हास्यपूर्ण है, क्योंकि हान शासकों की मंगोलों से एक तो 36 का आंकड़ा था और दूसरा दलाई शब्द मंगोलियन शब्द है। बहरहाल इस स्थिति ने तिब्बती समाज के भीतर विरोध भी पैदा किया। त्सांग क्षेत्र में कार्मा काग्यू परंपरा के नेतृत्व में सत्ता संघर्ष उभरा। जब मंगोल संरक्षण के सहारे कुछ धार्मिक परंपराओं को राजनीतिक बढ़त मिलने लगी, तो तिब्बत के भीतर असंतोष पैदा होना स्वाभाविक था। त्सांग क्षेत्र में कर्मा काग्यू परंपरा लंबे समय से प्रभावशाली थी और वो स्वयं को तिब्बती धार्मिक राजनीतिक जीवन का वैध केंद्र मानती थी। उसे ये लगने लगा कि लासा केंद्रित सत्ता बाहरी मंगोल समर्थन के साथ उसकी भूमिका को सीमित कर रही है। लेकिन इन सब के फलस्वरूप धार्मिक संप्रदाय अब सैन्य शक्ति के साथ सीधे जुड़ने लगे और तिब्बत की आंतरिक राजनीति अधिक अस्थिर होती चली गई। 5वें दलाई लामा नगावांग लोब्सांग ग्यात्सो ने इस अस्थिरता को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक सत्ता लंबे समय तक मंगोल संरक्षक गोशी खान के हाथों में रही।
परिस्थितियों की इसी ज़रूरत ने पोताला महल का निर्माण किया। ये केवल निवास या धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि तिब्बत की केंद्रीकृत सत्ता का प्रतीक भी था, जहां धार्मिक और राजनीतिक अधिकार एक जगह समाहित किए गए। इसी क्रम में देसी पद की स्थापना की गई, ताकि दैनिक प्रशासन धार्मिक नेतृत्व से अलग एक स्पष्ट संरचना से चल सके। इससे शासन को अधिक व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन ये स्थिरता आत्मनिर्भरता पर आधारित नहीं थी, ये बाहरी सैन्य समर्थन पर टिकी हुई थी। यही वो मूल विरोधाभास था जिसने तिब्बत की राजनीति संरचना को दीर्घकालिक रूप से कमज़ोर किया। इस पूरे दौर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। तिब्बत में धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के बीच जो दूरी पहले से मौजूद थी, वो लगभग समाप्त हो जाती है। धर्म राज्य बन जाता है और राज्य धर्म पर निर्भर हो जाता है। ये व्यवस्था आंतरिक रूप से तो समझी जा सकती थी, लेकिन बाहरी शक्तियों के लिए ये अस्पष्ट थी। आधुनिक साम्राज्य इस रचना को या तो कमजोरी के रूप में देखते थे या फिर अवसर के रूप में। यहीं से चीन के लिए भी तिब्बत को देखने का एक नया आधार तैयार हुआ। बाद के चीनी दावों में मंगोल काल के इन संबंधों को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि तिब्बत किसी व्यापक साम्राज्यिक व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा रहा है। चोयोन जैसी पारंपरिक संबंधों को अधीनता के प्रमाण की तरह पुनर्व्याख्यायित किया जाता है। ये पुनर्व्याख्या आगे चलकर चीन के ऐतिहासिक दावों की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनती है। तिब्बत पर आधुनिक चीन के दावे अचानक पैदा नहीं हुए। वे एक लंबे इंपीरियल अनुभव, ऐतिहासिक लेखन और राजनीतिक व्याख्या की प्रक्रिया का परिणाम है। चीन को यदि केवल एक स्थिर राष्ट्र राज्य के रूप में देखा जाए तो तिब्बत का प्रश्न समझ में नहीं आता। चीन का ऐतिहासिक स्वरूप आधुनिक राष्ट्र से कहीं ज़्यादा विस्तृत और बहुजातीय साम्राज्य का रहा है। इस साम्राज्य की पहचान स्थायी सीमाओं से नहीं, बल्कि एक केंद्रीय सभ्यतागत दृष्टि से बनती है। चीनी परंपरा में झोंगुओ यानी कि मध्य राज्य की अवधारणा इसी सोच को दर्शाती है। इसमें चीन स्वयं को एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखता था, जिसके चारों ओर की दुनिया क्रमिक रूप से व्यवस्थित थी। इस व्यवस्था में सभी इकाइयां बराबर नहीं थीं। केंद्र में सभ्यता थी और उसके बाहर परिधि, और परिधि का अर्थ हमेशा शत्रु नहीं होता था। यही सोच एक नई किस्म की प्रणाली के रूप में संस्थागत हुई। इस प्रणाली में बाहरी शासक चीनी दरबार से संपर्क करते थे, औपचारिक सम्मान दिखाते थे और बदले में व्यापार, सुरक्षा और मान्यता प्राप्त करते थे। चीनी अभिलेखों में इन संबंधों को प्रायः अधीनता के रूप में दर्ज किया गया, भले ही दूसरे पक्ष उन्हें कूटनीतिक या फिर व्यावहारिक समझौते के रूप में देखते हों। तिब्बत इस व्यवस्था में एक असहज स्थान पर था। वो ना तो पूरी तरह बाहरी था और ना ही पूरी तरह आंतरिक। तांग वंश के दौरान चीन और तिब्बत के बीच विवाह संबंध बने और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। चीनी स्रोतों में इसे सभ्यता के प्रसार के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि तिब्बती परंपरा इसे बराबरी के संबंध के रूप में देखती है। इस अंतर में बाद में भी गंभीर ऐतिहासिक विवादों को जन्म दिया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तिब्बत की सैन्य और राजनीतिक शक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह चीन की परिधि में कोई निर्बल क्षेत्र नहीं था। 8वीं शताब्दी में जब चीन अनलुशान विद्रोह के कारण अंदर से बुरी तरह कमज़ोर हो गया था, उसी समय तिब्बत की वास्तविक शक्ति सामने आई। तिब्बती सेनाएं इस अवसर का लाभ उठाकर चांगआन तक पहुंच गईं, जो उस समय चीन की राजधानी थी। ये कोई सीमावर्ती झड़प नहीं थी, बल्कि ये दिखाता था कि तिब्बत केवल एक परिधीय क्षेत्र नहीं, बल्कि सैन्य और राजनीतिक रूप से सक्षम सत्ता थी, जो कि चीन के बराबर स्तर पर कार्यवाही कर सकता था। इसी शक्ति संतुलन को औपचारिक रूप 1822 ईस्वी की जोखांग संधि में मिला। इस संधि में चीन और तिब्बत ने एक दूसरे को स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के रूप में स्वीकार किया और सीमाओं को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की अधीनता की भाषा नहीं थी। दोनों पक्ष बराबरी के आधार पर समझौता कर रहे थे। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह संधि संप्रभुता की एक शुरुआती अभिव्यक्ति है, जो ये दिखाती है कि तिब्बत उस समय स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली सत्ता थी, न कि किसी साम्राज्य का
अधीनस्थ क्षेत्र। इसके बावजूद चीन के ऐतिहासिक लेखन में इन तथ्यों को धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिया गया। मंगोलों द्वारा स्थापित युआन वंश, बाद में मंचू शासकों द्वारा स्थापित चिंग वंश के काल में चीन फिर से एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभरा। इन दोनों राजवंशों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वे हान चीनी मूल के नहीं थे। हान शब्द से आशय चीनी भाषा में चीन के स्थानीय लोगों के लिए होता है। वे उत्तरी और स्टेपी क्षेत्रों से आए शासक थे। उन्होंने चीन, मंगोलिया, तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान जैसे क्षेत्रों को एक ही राजनीतिक ढांचे में जोड़ा था। यहीं से तिब्बत पर चीनी दावे की एक प्रमुख बुनियाद तैयार होती है। आधुनिक चीनी दृष्टि में युआन और चिंग वंशों को चीनी राजवंश के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस व्याख्या के अनुसार यदि इन राजवंशों के काल में तिब्बत साम्राज्यिक ढांचे का हिस्सा था तो वो चीन का हिस्सा भी माना जाना चाहिए। ये तर्क इस तथ्य की अनदेखी करता है कि युआन और चिंग साम्राज्य बहुजातीय थे और आधुनिक राष्ट्र राज्य की परिभाषा में नहीं आते थे। चिंग राजवंश के काल में तिब्बत के साथ संबंधों को औपचारिक रूप से पुनर्गठित किया गया। दलाई लामा और पांचेम लामा की संस्थाओं को मान्यता दी गई, लेकिन अब साथ ही चीन की तरफ से अंबान यानी कि एक एजेंट के रूप में साम्राज्यिक प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। काशाक जैसी स्थानीय संस्थाएं बनी रहीं, लेकिन उनके ऊपर साम्राज्यिक निगरानी स्थापित की गई। ये व्यवस्था प्रत्यक्ष शासन से अधिक परोक्ष नियंत्रण पर आधारित थी। तिब्बत का आंतरिक शासन तिब्बती संस्थाओं के हाथ में था, लेकिन बाहरी मामलों में और संकट की स्थितियों में साम्राज्य की भूमिका निर्णायक थी। यही एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन होता है। चोयोन जैसे पारस्परिक धार्मिक राजनीतिक संबंधों को चीनी अभिलेखों में धीरे धीरे प्रभु प्रजा संबंध में दर्ज कर दिया गया। ये केवल भाषा का अंतर नहीं था, ये संबंध की प्रकृति को बदल देने वाली व्याख्याएं थीं। बाद के समय में यही अभिलेख ये दावा करने के लिए उपयोग किए गए कि तिब्बत लंबे समय से चीनी संप्रभुता के अधीन रहा था। भाषा और नामकरण की राजनीति भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बनी। तिब्बती भाषा को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसके इतिहास को स्थानीय परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके विपरीत साम्राज्यिक अभिलेखों को राष्ट्रीय इतिहास का दर्जा दिया गया। इस चयनात्मक इतिहास लेखन ने तिब्बत की स्वतंत्र राजनीतिक परंपरा को धीरे धीरे अदृश्य सा कर दिया। आधुनिक चीन का तर्क यहीं से आकार लेता है। चिंग साम्राज्य की क्षेत्रीय विरासत को राष्ट्रीय एकता का आधार बनाया जाता है, लेकिन जब वही चिंग साम्राज्य पश्चिमी शक्तियों के सामने असमान संधियां करता है तो उसे विदेशी और अवैध शासक कह के अलग कर दिया जाता है। ये एक चयनात्मक दृष्टि है जिसमें इतिहास को वर्तमान राजनीतिक आवश्यकता के अनुसार अपनाया या फिर त्यागा जाता है। लेकिन तिब्बत की कहानी यहीं पूरी नहीं होती। 19वीं शताब्दी में एक नई परिस्थिति पैदा होती है जिसमें तिब्बत केवल चीन के साथ अपने संबंधों से नहीं बल्कि दो अन्य साम्राज्यिक शक्तियों यानी कि रूस और ब्रिटेन की रणनीतिक गणनाओं से भी घिर जाता है। रूस का विस्तार यूरोप से एशिया की ओर हुआ था। लंबे समय तक वो एक महाद्वीपीय शक्ति रहा जिसे गर्म धारा प्रवाह वाले समुद्री तटों तक पहुंच की तलाश थी। साइबेरिया पार करने के बाद रूस मध्य एशिया में गहराई तक पहुंच चुका था। कजाक क्षेत्र, तुर्किस्तान और आमू दरिया तक उसका प्रभाव फैल चुका था। इस विस्तार का उद्देश्य केवल भूमि जोड़ना नहीं था, बल्कि ऐसी स्थिति बनाना था जहां से वो दक्षिण की ओर, विशेष रूप से भारत की दिशा में प्रभाव डाल सके। भारत उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था। भारत की सुरक्षा का प्रश्न ब्रिटिश नीति का केंद्रीय तत्व बन चुका था। जैसे जैसे रूस मध्य एशिया की ओर बढ़ता गया, ब्रिटेन के भीतर ये आशंका गहराती गई कि रूस किसी न किसी मार्ग से भारत की ओर बढ़ सकता है। इसी भय से वो रणनीतिक सोच पैदा हुई जिसे बाद में ग्रेट गेम कहा गया। इस खेल में सीधे युद्ध बहुत कम हुए। इसके बजाय नक्शे खींचे गए, सीमाएं तय की गईं, दूत और जासूस भेजे गए और बफर क्षेत्रों की कल्पना की गई। अफगानिस्तान को इसलिए एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में देखा गया जिसे ना पूरी तरह नियंत्रित किया जाए और ना ही पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ा जाए। यही तर्क धीरे धीरे तिब्बत पर भी लागू होने लगा। तिब्बत इस समय बाहरी दुनिया से अपेक्षाकृत कटे हुए समाज के रूप में बना हुआ था। उसकी राजनीतिक व्यवस्था
धार्मिक संस्थाओं पर आधारित थी और उसकी कूटनीति आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से मेल नहीं खाती थी। लेकिन उसके भूगोल ने उसे अचानक अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। तिब्बत के माध्यम से भारत, चीन, मध्य एशिया को जोड़ने वाले संभावित मार्गों की कल्पना की जाने लगी। भले ही ये मार्ग व्यवहारिक रूप से कठिन हो, लेकिन साम्राज्यिक कल्पना में उसके एक बहुत बड़ा महत्व था। ब्रिटिश नीति तिब्बत को लेकर हमेशा दुविधा में रही। एक ओर ब्रिटेन चीन को पूरी तरह कमज़ोर नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक कमज़ोर चीन रूस के लिए अवसर बन सकता था। दूसरी ओर वो ये भी नहीं चाहता था कि तिब्बत पर चीन का पूर्ण और निर्बाध नियंत्रण स्थापित हो जाए, क्योंकि इससे हिमालय के पार एक मजबूत शक्ति खड़ी हो जाती। इसलिए ब्रिटेन के लिए तिब्बत सबसे उपयुक्त स्थिति में तब था जब वो स्पष्ट रूप से ना तो स्वतंत्र हो और ना ही पूरी तरह नियंत्रित। ये दृष्टि ब्रिटिश अभिलेखों में बार बार दिखाई देती है। तिब्बत को एक अस्पष्ट क्षेत्र के रूप में देखा गया, ऐसा क्षेत्र जिसकी स्थिति जानबूझकर धुंधली रखी जाए। इस धुंधलेपन में ही साम्राज्यिक शक्ति संतुलन सुरक्षित माना गया। तिब्बत की अपनी आकांक्षाएं या उसकी आंतरिक संरचना इस गणना में शायद ही कभी केंद्र में रही हो। इसी दौर में भारत की उत्तरी सीमाओं को लेकर ब्रिटिश चिंता बढ़ने लगी। लद्दाख, सिक्किम और भूटान जैसे क्षेत्रों को अब केवल सीमांत इलाके नहीं, बल्कि रणनीतिक चौकियां मानने जाने लगा। लद्दाख और तिब्बत के बीच लंबे समय से व्यावहारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। ऊन व्यापार, मार्गों का उपयोग और सीमित राजनयिक संपर्क इस संबंध का आधार थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में इन रिश्तों को आधुनिक संधियों और सीमाओं में बदलने की कोशिश शुरू हो गई थी। 19वीं शताब्दी में जोरावर सिंह का तिब्बत अभियान उस बदलती हुई दुनिया का संकेत था, जिसमें हिमालय अब केवल एक प्राकृतिक दीवार नहीं रह गया था। इससे पहले तिब्बत अपनी ऊंचाई और कठिन भूगोल के कारण भारी शक्तियों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा था। लेकिन इस अभियान ने दिखा दिया कि संगठित सैन्य शक्ति और नई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब इस प्राकृतिक सुरक्षा को भी पार कर सकती हैं। यह अभियान किसी बड़े साम्राज्य की पूर्ण विजय का प्रयास नहीं था, बल्कि सीमाओं और प्रभाव क्षेत्रों को स्पष्ट करने की कोशिश थी। तिब्बती प्रतिरोध, अत्यधिक ठंड और रसद की कठिनाइयों ने इस अभियान की सीमाएं भी उजागर की। अंततः संधि के जरिए सीमाओं का एक मोटा निर्धारण किया गया। इसका महत्व ये था कि तिब्बत की स्थिति अब केवल स्थानीय शक्ति संतुलन से तय नहीं हो रही थी, बल्कि वो क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राजनीति का हिस्सा बन चुकी थी। चीन इस समय अपने ही संकटों में उलझा हुआ था और सक्रिय हस्तक्षेप की स्थिति में नहीं था, लेकिन बाद में इसी दूरी को अधिकार के तर्क में बदल दिया गया। रूस और ब्रिटेन के बीच कई बार तनाव युद्ध के कगार तक पहुंच गया, लेकिन दोनों पक्ष सीधे टकराव से हमेशा बचते रहे। 5 देह की घटना 19वीं शताब्दी के अंत में रूस और ब्रिटेन के बढ़ते तनाव का प्रतीक थी। रूस मध्य एशिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था और ब्रिटेन को यह डर था कि ये विस्तार अंततः भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। 5 देह में दोनों साम्राज्य लगभग आमने सामने आ गए और कुछ समय के लिए युद्ध की आशंका भी पैदा हो गई। लेकिन ये घटना ये भी दिखाती है कि साम्राज्य टकराव की एक सीमा जानते थे। वो एक दूसरे की शक्ति और प्रतिक्रिया को परखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पूर्ण युद्ध से हमेशा बचना चाहते थे। इसका कारण ये था कि उनका असली संघर्ष केवल एशिया के सीमांत क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। यूरोप में शक्ति संतुलन, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक राजनीति कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसलिए एशिया में टकराव की स्थिति पैदा करने के बाद भी वो हमेशा पीछे हटने को तैयार थे, और इसी सावधानी ने तिब्बत जैसे क्षेत्रों को लंबे समय तक अनिश्चित और अधर्म्य बनाए रखा। इस पूरे खेल में तिब्बत की आवाज़ लगभग अनुपस्थित रही। उसकी राजनीतिक भाषा, जो धर्म और परंपरा पर आधारित थी, साम्राज्यिक रणनीति के भाषा में अनुवादित नहीं हो पाई। वो ना तो औपचारिक रूप से एक आधुनिक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर सका और न ही किसी महाशक्ति का स्पष्ट संरक्षित क्षेत्र बन सका। ये अनिश्चितता धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 1950 को अक्सर तिब्बत की कहानी का निर्णायक मोड़ कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक अंत नहीं बल्कि पहले से बन चुकी परिस्थितियों का परिणाम था। 20वीं शताब्दी के पहले हिस्से में चीन स्वयं गहरे
राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। चिंग साम्राज्य का पतन हो चुका था और चीन लंबे समय तक गृहयुद्ध, क्षेत्रीय विघटन और विदेशी हस्तक्षेप से जूझता रहा। इस दौरान तिब्बत ने व्यवहार में एक अलग रणनीतिक इकाई की तरह कार्य किया। उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाई, सीमित विदेशी संपर्क बनाए और अपनी धार्मिक राजनीतिक संरचना को कायम रखा। लेकिन ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अभाव में अस्थायी थी। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति बदल चुकी थी। अब दुनिया साम्राज्यों की नहीं बल्कि राष्ट्र राज्यों की दुनिया बनने की ओर बढ़ रही थी। संप्रभुता की परिभाषा कागजों, संधियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से तय होने लगी थी। तिब्बत इस व्यवस्था में एक समस्या की तरह खड़ा था। वह व्यवहार में तो अलग था, लेकिन कानूनी रूप में मान्यता प्राप्त राज्य नहीं था। यही कमी आगे चलकर निर्णायक साबित होती है। 1949 में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई तो उसने स्वयं को केवल एक नई सरकार के रूप में नहीं बल्कि चीन के ऐतिहासिक अखंडता को पुनर्स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। इस दृष्टि में तिब्बत, शिनजियांग और मंगोलिया जैसे क्षेत्र किसी नए विस्तार का विषय नहीं थे, बल्कि खोए हुए हिस्से थे जिन्हें वापस लाया जाना था। यहाँ चीन का दावा केवल वर्तमान शक्ति पर नहीं बल्कि अतीत की व्याख्या पर आधारित था। युआन और चिंग काल की साम्राज्यिक विरासत को आधुनिक राष्ट्र की सीमा के रूप में रूपांतरित करने का प्रयास किया गया। 1950 में चीनी सेना का तिब्बत में प्रवेश इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में हुआ। ये कदम अचानक नहीं उठाया गया था। चीन के लिए क्षेत्रीय वजह से अधिक एक राजनीतिक और वैधता का प्रश्न था। चांगड़ू के बाद लासा की ओर तत्काल बढ़ने की बजाय बातचीत की पहल करना इसी सोच का हिस्सा थी। दरअसल चीनी नेतृत्व ये अच्छे से जानता था कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल सैन्य सफलताएं पर्याप्त नहीं होती, उन्हें वैधता भी चाहिए होती है, आंतरिक भी और बाहरी भी। इसी समय तिब्बती नेतृत्व असमंजस की स्थिति में था। उसके पास ना तो संगठित सैन्य शक्ति थी और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी प्रतिनिधित्व। उसने भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से सहायता की अपील की। ये अपीलें नैतिक भाषा में थीं, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वायत्तता और ऐतिहासिक पहचान की रक्षा की मांग के रूप में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अनैतिक आग्रहों से संचालित नहीं होती थी। वो शक्ति संतुलन और रणनीतिक हितों से संचालित होती थी। संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत का प्रश्न उठाया गया, लेकिन उसे प्राथमिकता नहीं मिली। शीत युद्ध अपने चरम पर था, कोरिया युद्ध की आशंका बढ़ रही थी। पश्चिमी शक्तियों के लिए चीन एक नया जटिल कारक बन चुका था। ऐसे में तिब्बत का प्रश्न रणनीतिक रूप से गौड़ माना गया। भारत की स्थिति विशेष रूप से दुविधापूर्ण थी। औपनिवेशिक अनुभव के कारण वो नैतिक आधार पर बोलता था, लेकिन उसकी सामरिक क्षमता सीमित थी। चीन के साथ खुले टकराव की स्थिति में वो अभी नहीं जाना चाहता था। इसी वातावरण में तिब्बत और चीन के बीच समझौता हुआ। इसमें स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता के आश्वासन दिए गए। प्रारंभिक वर्षों में ये व्यवस्था एक सीमित संतुलन बनाए रखने की कोशिश जैसी दिखती भी है, लेकिन समय के साथ इन आश्वासनों की व्याख्या बदलती गई। जो स्वायत्तता के वादे थे वो प्रशासनिक नियंत्रण में बदलने लगे। जो धार्मिक स्वतंत्रता थी वो राज्य की निगरानी के अधीन आती चली गई। यहाँ तिब्बत की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। उसकी राजनीतिक भाषा आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून की भाषा में नहीं थी। वह अपने अस्तित्व को ऐतिहासिक और नैतिक आधार पर समझता था, जबकि आधुनिक दुनिया उसे प्रशासनिक और कानूनी श्रेणियों में परिभाषित कर रही थी। चीन इस भाषा को बेहतर ढंग से समझता था और उसी के अनुरूप अपने दावों को प्रस्तुत कर रहा था। 1950 के बाद की घटनाएं इसी असंतुलन को और स्पष्ट करती हैं। तिब्बत की पारंपरिक संरचना जो धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाए रखती थी, धीरे धीरे दबाव में आ गई। मठों की भूमिका सीमित होती गई और प्रशासनिक ढांचा केंद्र के नियंत्रण में आता गया। ये प्रक्रिया अचानक नहीं हुई बल्कि क्रमिक थी। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सीमित और धीमी रही। अंततः तिब्बत की कहानी ये दिखाती है कि आधुनिक दुनिया में केवल इतिहास होना पर्याप्त नहीं है, केवल सांस्कृतिक पहचान होना भी पर्याप्त नहीं है। यदि किसी समाज के पास वो भाषा, वो मान्यता और वो संरचनाएं नहीं हैं जिनके माध्यम से आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था काम करती है, तो उसकी अपीलें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। तिब्बत का प्रश्न आज भी केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है,
वो इस बात का उदाहरण है कि साम्राज्य कैसे आधुनिक राष्ट्र बनते समय अपनी विरासत को नए अर्थ देते हैं और कैसे छोटे समाज उन अर्थों के बीच अपनी जगह खो देते हैं। ये कहानी किसी एक दिन समाप्त नहीं होती है, ये आज भी जारी है, नक्शों में, नामों में और उन दावों में जो अतीत को वर्तमान की वैधता में बदल देते हैं।